दिल्ली देश की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग जागते हैं, सोते हैं, सपने देखते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक घर के अंदर ऐसा दृश्य मिला जिसने पूरे देश की रूह तक हिला दी। एक नहीं, दो नहीं, पूरा परिवार, 11 लोग एक साथ मरे हुए पाए गए। बिना खून, बिना जोर जोर की आवाज, बिल्कुल शांत, जैसे सब कुछ किसी योजना का हिस्सा हो। यह परिवार था चुंडावत परिवार, जिसे पड़ोस के लोग भाटिया परिवार से भी जानते थे। व्यापार से जुड़ा, पढ़ा लिखा, समाज में सम्मानित थे। दरअसल भाटिया परिवार का दिल्ली के बुराड़ी में 2 मंजिला मकान था। उसी मकान के नीचे एक किराना की दुकान और प्लाईवुड का व्यापार भी करते थे। भाटिया परिवार में कुल 11 सदस्य थे। परिवार का सबसे बुजुर्ग नारायणी देवी पत्नी भोपाल सिंह, जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। प्रतिभा भाटिया नारायणी देवी की विधवा पुत्री थी, जिसकी उम्र तकरीबन 57 साल। भुवनेश नारायणी देवी का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 50 साल। ललित नारायणी देवी का छोटा बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल। सविता भुवनेश की पत्नी, जिसकी उम्र तकरीबन 48 साल। टीना ललित की पत्नी, जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल। प्रियंका प्रतिभा की बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 33 साल। नीतू भुवनेश की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल। मोनू भुवनेश की छोटी बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल। ध्रुव भुवनेश का बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल। शिवम ललित का बेटा, जिसकी भी उम्र तकरीबन 15 साल थी। सभी लोग काफी मिलनसार और सामान्य जीवन जीते थे। दिल्ली में लगभग 20 वर्षों से यह परिवार रह रहा था। इसके पहले ये लोग हरियाणा के टोहना शहर में रहते थे। परिवार के मुखिया यानी ललित भाटिया के पिता भोपाल सिंह की मृत्यु 2007 में हो चुकी थी। परिवार किसी भी तांत्रिक या अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली लोगों के संपर्क में नहीं था। ललित भाटिया के पिता की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि उनके पिता की आत्मा उनसे बात करती है और वे रोज सुबह सोकर उठते तो अपने परिवार के सभी सदस्यों से सारी बातें बताते थे। परिवार के सभी सदस्य भी उनकी बातों को सुनकर विश्वास में ले लेते और ये सिलसिला रोज बरोज होता रहा। फिर क्या था, अब वही सभी बातें एक रजिस्टर में लिखना भी शुरू कर दिए और ललित भाटिया का मानना था कि उनके पिता की आत्मा उनसे बात करती थी और वे जैसे कहते सुबह उठकर डायरी या रजिस्टर में लिख दिया करते थे। और इतना ही नहीं, उस डायरी को अपने घर के पूजा घर में रख देते थे ताकि आज दिन में सभी को क्या क्या करना है उसी डायरी से पता चल सके। ये सब होते होते परिवार काफी व्यस्त रहने लगा। परिवार का बहुत अधिक कहीं पर व्यर्थ समय जाया नहीं जाया करता था। सभी काफी अंतर्मुखी होने लगे। सभी लोग एक प्री प्लानिंग के साथ दिन की शुरुआत करते और वैसे ही दिन का अंत। लेकिन इसके बावजूद भी परिवार की सबसे वृद्ध नारायणी देवी प्रतिदिन सुबह पड़ोस के एक मंदिर में जाया करती थी और फिर घर लौटकर अपने कामों में लग जाती थी। परिवार का व्यस्त होना आसपास के लोगों को लगता था कि ये लोग काफी धार्मिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस ललित भाटिया के सपने में उनके पिता की आत्मा से रोज होने वाली बात डायरी में लिखना और उसे अपने घर के पूजा घर में रख देना ही परिवार के सभी लोगों को व्यस्त बनाता चला गया। बावजूद भी आसपास के लोगों को उस परिवार से किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं रहती थी और परिवार के अन्य सदस्य भी शुरू में तो कुछ प्रश्न या विचार कर रहे थे, लेकिन परिवार के मुखिया यानी दिवंगत पिता की आत्मा की बात को रोज बरोज डायरी में लिखना और सभी सदस्य मानने लगे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि घटना से पहले ही 10 स्टूल और 10 अलग अलग रंग की चुनरी लाकर फांसी का फंदा बनाकर सभी लोग हाथ खुला छोड़कर प्रैक्टिस भी किए थे। दरअसल आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि परिवार में 11 सदस्य थे तो फिर ललित ही क्यों पिता की आत्मा से बात कर डायरी में लिखता या लिखवाता था।
और कोई क्यों नहीं दिवंगत पिता से बात कर पाया। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि एक दुर्घटना में ललित को चोट लग गई थी। उसी के बाद से ललित की आवाज चली गई और दिवंगत पिता की आत्मा से बात करते हुए उसे और उसके परिवार को लगा कि उसकी आवाज आने लग गई थी। इसी कारण सभी ने आंख मूंद कर ललित की बातों पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह करीब 7:15 पर पड़ोसी गुरुचरण सिंह भाटिया परिवार के आवास पर आते हैं। गुरुचरण सिंह ने गौर किया कि ना तो चुंडावत की दुकानें अब तक खुली है, ना ही ललित सुबह टहलने के लिए बाहर आया। दुकानें आमतौर पर सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच खुलती थी। गुरुचरण सिंह ने घर का दरवाजा खुला पाया और अंदर जाने पर देखा कि ललित समेत 10 लोग फांसी पर लटके थे, आंखों पर पट्टी, मुंह पर काला कपड़ा, हाथ पीछे बंधे हुए, और एक बुजुर्ग महिला दूसरे कमरे में मृत पड़ी थी। उन्होंने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पुलिस को सुबह करीब 7:30 बजे फोन पर बताया गया। शुरुआत में पुलिस भी काफी भ्रमित हो चुकी थी। जबरन घुसने के निशान नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। सब कुछ इतना शांत था कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ मौत हुई है। लेकिन 11 लोग एक साथ, यह कैसे संभव है? यह प्रश्न इतना बड़ा था कि हर कोई इसका जवाब चाहता था और यह खबर देश ही नहीं दुनिया में सुर्खियों में रही। जांच के दौरान घर से 11 रजिस्टर मिली। इतनी बड़ी नोट को पढ़ पाना पुलिस के लिए काफी टेढ़ी खीर था, लेकिन काफी दिनों तक सभी 11 डायरी को पढ़ने के बाद पता लगा कि इन डायरी में लिखा था कि ललित को लगता था कि उस पर उसके दिवंगत पिता की आत्मा आती है और उसे निर्देश देती है। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिए। हर निर्णय पूजा के नाम पर होने लगा। परिवार के सभी लोग दिवंगत मुखिया की आत्मा की बात को सर्वोपरि समझकर सवाल पूछना बंद कर दिए। दरअसल इस स्थिति को सामूहिक भ्रम की स्थिति कहते हैं। पुलिस ने उन सभी 11 डायरियों को पढ़ने के बाद धीरे धीरे मामले की स्पष्टता की ओर जाती गई और बताई कि जैसे जैसे सभी ने आत्महत्या किया था वैसे वैसे सभी बातें डायरी में भी साफ साफ लिखी थी। जैसे किसे कहाँ खड़ा होना है, हाथ कैसे बंधेंगे, मुंह कैसे ढका जाएगा, सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें उस डायरी में बकायदा लिखी थी। परिवार ने सोचा यह पूजा है, भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन यह पूजा उनकी आखिरी बन गई। पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा यह सामूहिक आत्महत्या थी, किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका नहीं थी, कोई अपराधी नहीं था। लेकिन सवाल फिर भी बाकी रहे, क्या सब वाकई सहमत थे? क्या डर या दबाव था? बुराड़ी केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य पर बात क्यों जरूरी है, परिवार में सवाल पूछना क्यों जरूरी है। इस केस के बाद मेंटल हेल्थ पर खुलकर चर्चा शुरू हुई। बुराड़ी केस हमें डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। जब विश्वास अंधा हो जाए तो पढ़ा लिखा परिवार भी गलत रास्ते पर चला जाता है। भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन इंसानी समझ को कभी बंद मत करें। इस कहानी का मकसद डर फैलाना नहीं है। अगर परिवार में कोई अजीब व्यवहार दिखे तो चुप मत रहिए। मनोचिकित्सक से बात करना कमजोरी नहीं है, अंधविश्वास नहीं, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि जिंदगी किसी पूजा से नहीं, सही समझ से चलती है। ये मामला काफी संवेदनशील है। यदि आप वीडियो को पूरा देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो अंत में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हाँ, ऐसे ही किसी और गंभीर मुद्दे पर आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।